नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार के फुलवारिया शरीफ में पीएफआई के विस्फोटक खुलासे के बाद पूरे देश में एक ही सवाल की चर्चा है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पीएफआई पर अब तक बैन क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान यह खुलासा हुआ कि पीएफआई के निशाने पर पीएम मोदी थे। दरअसल पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। इस मुस्लिम राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा पीएफआई प्रधानमंत्री मोदी को मानता है। इसलिए पीएफआई का नाम बार बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिशों में सामने आता है। पीएफआई के देश के टुकड़े करने की साजिश पीएफआई कर रहा है, हिंदुओं को घुटने पर लाने की बात कर रहा है। पीएफआई से बरामद दस्तावेज बताते हैं कि जब देश आजादी का 100वां सालगिरह मना रहा होगा, पीएफआई भारत को फिर से गुलाम बनाकर मुस्लिम राष्ट्र में बदलने की तैयारी कर रहा है, साजिश कर रहा है। पीएफआई कहता है कि भारत का 10% मुसलमान साथ आ जाए तो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कट्टरपंथ को प्रमोट करता है। दरअसल 2006 में सिमी पर बैन लगने के बाद 2007 में पीएफआई का गठन हुआ था। गठन के बाद से लव जिहाद, दंगा भड़काने, नफरत फैलाने, राजनीतिक हत्याएं करने, इन तमाम गतिविधियों में पीएफआई और इससे संगठनों के नाम जुड़ते आ रहे हैं। सर तन से जुदा गैंग के साथ भी पीएफआई के रिश्ते की बात सामने आ रही है। ऐसे में संगठन देश के लिए खतरा है या नहीं, इसके दावों और प्लानिंग को गंभीरता से लिया जाए या नहीं, क्या सच में हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, नरेंद्र मोदी से पीएफआई की क्या दुश्मनी है, इन सब सवालों का जवाब जानेंगे। अगले 1 घंटे में देश को बताएंगे कि आप जो सोच रहे हैं उन सवालों का जवाब क्या है, और कुरुक्षेत्र में इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आज के कुरुक्षेत्र में यह होगा कि आखिर पीएफआई पर बैन क्यों नहीं होता। सवाल यह भी होगा कि क्या 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। क्या पीएफआई की तैयारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएफआई की ट्रेनिंग का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएफआई खतरा है तो आखिर इस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया अब तक। पीएफआई को गजवाए हिंद प्लान का पार्टनर क्यों ना माना जाए। पीएफआई पर पाबंदी के रास्ते में आखिर अड़चनें क्या हैं। आखिर क्यों सरकार पीएफआई को अब तक बैन नहीं कर पा रही है, जबकि केरल सरकार ने भी एक वक्त में कहा था कि पीएफआई देश के लिए खतरा है। पीएफआई के ऊपर तमाम सवाल उठने के बाद, पीएफआई के तमाम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद यह सवाल पूरे देश में पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पीएफआई को बैन कब किया जाएगा। लेकिन पीएफआई कहता है कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। पीएफआई कहता है कि वो एक सामाजिक सेवा संगठन है और वो लोगों की मदद करता है। लेकिन पीएफआई के नाम जिस तरह की हरकतों से जुड़े हैं, जिस तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं, उस पर पीएफआई पर सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शादात पूनावाला थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ गए, प्रवक्ता वीएचपी के। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू। कलीमुल हाफिज, नेता एआईएमआईएम, जिनको देख पा रहे हैं, स्वागत है आपका। मोहम्मद पीर अली कादरी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमीम अख्तर, अध्यक्ष एसडीपीआई बिहार, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कलीमुल हाफिज साहब, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति में हैं। पीएफआई हालांकि राजनीतिक विंग नहीं है, लेकिन पीएफआई की गतिविधियां जिस तरह की रही हैं, सवाल यह है कि क्या अब तक पीएफआई पर बैन नहीं लग जाना चाहिए था। पटना के जो एसएसपी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएफआई वही एक्टिविटी कर रही थी जिस तरह से आरएसएस करती है, तो उससे तो ये लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसी तरह की ट्रेनिंग और उसी तरह का एक सामाजिक संगठन है ये, कि जो खासतौर से मुसलमानों के बीच में जाके और इस तरह की जागरूकता पैदा करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, कानपुर में मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन पर कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई किसी सच्चाई पे मबनी नहीं थी, इसलिए कोर्ट में वो ठहर नहीं पाई। मेरा कहना यह है कि बैन लगाना या बैन करना या बैन की डिमांड करना एक अलग बात है। सच बात यह है कि हमारी एजेंसियों को
बायस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए, उनकी हकीकत पे जाना चाहिए। अगर वो वाकई देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि है, तो उन पे जरूर एक्शन होना चाहिए और भारत के संविधान में उसकी पूरी इजाजत है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं और हम बिना वजह एक शोर मचाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए या एक राजनीतिक फायदा करने के लिए कर रहे हैं, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन हम किसी भी तरह की भारत विरोधी या देश विरोधी गतिविधि करने वाले का, किसी भी संगठन का हम समर्थन नहीं करते और उसके हम खिलाफ हैं। नहीं तो AIMIM का नाम तो इस तरह से नहीं जुड़ता है। आप कह रहे हैं शोर मचाने के लिए। देश में सिर्फ PFI एक ऐसी पार्टी नहीं है, और भी कई मुस्लिम पार्टियां हैं। आपकी भी बहुत बड़ी पार्टी है, हर राज्य में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपका नाम तो ऐसी गतिविधियों में नहीं आता, आपकी पार्टी का नाम। फिर PFI को लेकर शोर की बात कहां से आई? हाँ, तो मैं इसलिए आई क्योंकि PFI पे पहले भी कार्रवाई हुई। PFI पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, PFI पे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई, लेकिन वो कार्रवाई कोर्ट में नहीं टिक पाई। तो सवाल यह है कि देखिए, एक तो आरोप लगा देना, लेकिन आरोपों को साबित करना, जब तक आप साबित नहीं करोगे तब तक तो वो मुलजिम नहीं मानोगे, उसे मुजरिम नहीं मानोगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी पे बैन की बात करते हैं तो एजेंसियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो एक कोई खास विशेष वर्ग पे काम कर रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं। और मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि इस तरह की जो असामाजिक कार्रवाई, चाहे वो धर्म संसद वाले लोग कर रहे हों या उससे रिलेटेड और बहुत सारी जो संगठन बन गए हैं जो बाकायदा रेडिकलाइज कर रहे हैं युवाओं को, उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भी बैन करना चाहिए और उनको भी इसी तरीके से हमें प्रोग्राम में लाना चाहिए, टीवी की डिबेट में लाना चाहिए, ताकि ये जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है ये हमेशा के लिए खत्म हो और मुल्क में अमन रहे और शांति रहे। ठीक है, विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो रेडिकलाइज कर रहे हैं। इशारा मुझे लगता है कि VHP की तरफ रहा होगा और इस तरह के दूसरे संगठनों की तरफ, बजरंग दल जैसे संगठनों की तरफ आपका रहा होगा। विनोद बंसल जी इसका जवाब देना चाहेंगे। विनोद बंसल जी। विवेक जी, देखिए, जो इनकी जैसी कहते हैं, जिसकी रही मांग भावना वैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये जो AIMIM है, इसका क्या करैक्टर कोई कम दागी है क्या? इनके जो पूर्वज थे वो कैसे थे, इनकी पार्टी का प्रेसिडेंस क्या है, इनके नेता क्या कहते हैं, इनके अध्यक्ष क्या कहते हैं, संपूर्ण देश को पता है। चुनावों के दौरान क्या कहा, उससे पहले बाद में क्या क्या। लेकिन खैर वो मुद्दा आज नहीं है, विषय का से भटक जाएंगे हम लोग। लेकिन ये जो जिस तरह से PFI को बचाने के लिए ये जो कवर फायर देने का काम करते हैं ना, कभी इसको RSS से जोड़ते हैं, कभी संघ के अन्य संगठनों से जोड़ते हैं, कभी धर्म संसद से जोड़ते हैं। अरे भैया, सीधी सीधी बात करो ना यार, आप क्यों डरते हो, क्यों छुपते हो, छुप छुप के बार क्यों करना चाहते हो भारत के ऊपर? आप मुझे बताइए ना। आप सीधा क्यों नहीं कहते कि हाँ, बेंगलोर में भी PFI इन्वॉल्व था, जम्मू कश्मीर में PFI इन्वॉल्व था, दिल्ली में भी PFI इन्वॉल्व था, जहांगीरपुर में PFI इन्वॉल्व था, NTCA प्रोटेस्ट में पूरे देश में PFI इन्वॉल्व था। उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? आखिरकार उनको जो आतंकवादी, जो सजा याफ्ता आतंकवादी है, उनको बचाने का काम, उनको लीगल एड देने का काम कौन कर रहा है? आखिरकार देश के अंदर, केरल के अंदर कौन एक्टिव है जो हिंदुओं की लगातार हत्याएं करवा रहा है? ये सब चीजें किससे छुपी हुई है भाई? किसको बताना चाह रहे हो? इंडिया टीवी के सुधी दर्शकों को कल्पना नहीं हो सकती भाई। आपकी बात को कौन यकीन करेगा? सब जगहों पे सरकारें आपकी हैं, आप उन पर कार्रवाई कर रही रहे हो, सिर्फ टीवी पे आके डिबेट दोगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये जो है, नहीं, एक एक करके बोलेंगे। मैं माफी चाहूंगा विनोद बंसल जी, एक सेकंड। मैं तमाम मेहमानों से जिक्र करूंगा, बातचीत करूंगा इस विषय का, लेकिन मैं सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये गली नुक्कड़ की बहस नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए एक एक करके अपनी बात रखेंगे, कोई बीच में टोका टाकी नहीं करेगा। जी विनोद बंसल जी, जल्दी निपटाइएगा, क्योंकि अब हम शाहजाद पूनावाला भी हमारे साथ आ गए, उनसे सवाल लेना मुझे। विवेक जी, हाँ विवेक जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि विषय क्या है आपका और ये डिबेट को लेके कहां जाना चाहते हैं, ये बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। बात ये कि अगर बात PFI की हो रही है, उसकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की हो रही है, उसके धर्मद्रोही गतिविधियों की हो रही है, या इस्लाम के नाम पर खून खराबा करने वाले लोगों की बात हो रही है, तो वहां पर कलीमुद्दीन जी दाएं बाएं भाग जाते हैं। आप मुझे बताइए, किसका नुकसान कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि शायद PFI को बचा करके विश्व हिंदू परिषद पर, हिंदू समाज पर हमला करा के ये अपने आप को तीस मार रहे हैं। अरे भाई, कुछ नहीं, हिंदू समाज को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया यार। आपने 800 साल राज किया, कुछ करा पाए मेरा? आप मुझे बताइए, 200 साल अंग्रेज जाकर चले गए, कुछ किया क्या? हाँ ठीक है कि आपने जो हमारे हिंदू समाज की जो जनसंख्या है, विनोद बंसल जी, 2011 की जनसंख्या पहली बार जो है ऐतिहासिक रूप से 80% से कम हुई है। विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी मुद्दा आज वाला नहीं है विनोद जी। गुर्गे हैं, मुद्दा ये है कि बैन समाज को और PFI को बैन करना चाहिए ना, मुसलमान को और इस्लाम को दिखा जाएंगे। ठीक है, नहीं, मुद्दा ये है कि PFI को बैन करना चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। लेकिन ये नहीं करेंगे इस बात को। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं सभी राजनीतिक दलों को इसमें आगे आके बात करनी चाहिए। पीर अली कादरी साहब
इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं इसके बाद शाहजाद जी के पास जाऊंगा। पीर अली कादरी साहब, जबकि नाम इतने बार आपका तमाम विवादों से यानी कि पीएफआई का जुड़ रहा है, पीएफआई के तमाम गतिविधियों में नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो केरल से लेकर लव जिहाद से लेकर कानपुर हिंसा, दिल्ली हिंसा, जहां जहां भी कुछ हिंसा होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश की बात आती है, सब में सिर्फ पीएफआई का नाम सामने आता है। तो मैं कहता हूं सामूहिक आवाज उठनी चाहिए कि पीएफआई को बैन कर दो। कादरी साहब साहब, शायद आपको याद होगा कि आपके चैनल के माध्यम से हो या और कई चैनल्स के माध्यम से मैं ये बात हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से मैं बोल चुका हूं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जो दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान है, अध्यक्ष है उसके लेटर पर भी हमने ये बात कही है कि पीएफआई का जो मुसलसिल एजेंसीज के जरिए जो नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं जहां कहीं भी उत्पात मचता है तो पीएफआई का नाम बराबर वहां पर आ रहा है। तो क्यों ना हम इनकी तहकीकात करते हुए इन पर बैन लगा दें। क्योंकि देखिए आप, मैं ये मानता हूं कि इस्लाम के नाम पर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई उत्पात मचाता है तो वो इस्लाम के हित में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को वो बदनाम करता है और हिंदुस्तान में जो मुसलमान जी रहा है उनको परेशानियों में डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्लाम ऐसे किसी किस्म की तालीम नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि वो शरारती तत्व जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर, उनकी गुस्ताखी के नाम पर जो उत्पात मचाकर हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसमें इस्लाम की छवि खराब हो रही है और मुसलमान परेशानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज दरगाह अजमेर का जो बयान है, क्योंकि वहां पर भी पीएफआई का लिंक लगा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कमेटी की तरफ से जो बयान आया है वो डूबते को तिनके के सहारे के मानिंद है। उसका हम ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं शाहजाद, और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू भी जुड़ गए हैं। शाहजाद, तो कादरी साहब भी कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, और यह भी मांग उठ रही है कि पीएफआई का नाम जब इतने लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में आ रहा है तो आखिर क्यों नहीं एक बड़ी जांच और साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेशन इस पीएफआई के ऊपर और फौरन इस संगठन के ऊपर बैन। थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिएगा विवेक जी, क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले एक समय था कि पीएफआई को संरक्षण भी दिया जाता था, हालांकि उसके कई सारे उदाहरण थे कि आईएसआईएस के साथ लिंकेजेस थी, प्रोफेसर के हाथ काटे थे, किस प्रकार से दूसरे भी मामलों में वो लिप्त था, परंतु एनआईए की जांच भी शुरू है इस मामले पर। इसके अलावा ईडी ने भी एनआईए की जांच के बाद उस पर हरकत दिखाते हुए उनके कई करोड़ों के एसेट्स को भी सीज किया है। और आपने देखा होगा कि कुछ प्रदेश है जहां पर पीएफआई का मुख्यतः एक बेस है। उत्तर प्रदेश में वहां पर बैन की पैरवी कर दी गई है। झारखंड जहां पर था, देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूं किसी के, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। केरल है, कर्नाटका है। आपको मैं बताता हूं, कर्नाटका में जब हमारी सरकार नहीं थी तब 175 केसेस हटा दिए थे कांग्रेस की सरकार ने, ये देखिए छपा हुआ है। आज कर्नाटका की सरकार ने फिर से उन केसेस को बिल्डअप करना और वहां पर कैसे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके उसके लिए सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। केरल में आपको पता होगा कि एक सरकार थी लेफ्ट की, उसने ये भी कहा था कि ये सिमी का अवतार है, परंतु आज वोट बैंक की राजनीति के चलते वहां पर सारे केसेस डिले कर देना। कोर्ट ने कहा, केरला के हाई कोर्ट ने कहा कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी केरल की सरकार उस पर कोई भी हरकत नहीं करती। राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पीएफआई को खुली छूट दी जाती है मार्च निकालने के लिए। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एनआईए और ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, परंतु एक और बात है, केवल संगठन पर नहीं, हमें सोच और सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाना है। सोच किस प्रकार की सोच है? देखिए, ये सोच को मैं आईएनसी सोच कहता हूं, इस्लामो नाजी कॉकस सोच, मतलब आईएनसी वो वाला नहीं, इस्लामो नाजी कॉकस। ये इस्लामो नाजी कॉकस सोच क्या है? ये इस्लामो नाजी कॉकस सोच को मैं आपको परिभाषित करके बताता हूं। एक है कि सिंपथाइज करना वोट बैंक के नाम पर, फिर रेडिकलाइज करना थियोलॉजी के नाम पर, फिर वेपनाइज करना उनके विक्टिमहुड को, मोबिलाइज करना शाहीन बाग में जैसे किया गया था, आपकी थ्योरी तो करना और फिर नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, ये देखिए ना, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। आप कहते हैं हम बैन कर दें, चलिए मान लीजिए संगठन को बैन कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन को फांसी की सजा दी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि उसको फांसी की सजा मिली क्योंकि वो मुसलमान हैं।
ये नॉर्मलाइज करना होता है। सिमी पर जब बैन लगा, लालू और मुलायम सिंह यादव ने सिमी की पैरवी की। मैं आज एमआईएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, यदि ये पीएफआई के प्रतिबंध के लिए हैं तो उनको बोलना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी का दिया हुआ ये बयान हम इसका खंडन करते हैं, हम इस सोच का खंडन करते हैं जो कहती है कि कोर्ट ने आदेश दिया है भी हम हिजाब को किताब के ऊपर रखते हैं। हम इस सोच का खंडन करते हैं जो लोग लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाता है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हम लाउडस्पीकर बजाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, 3 तलाक का हम जो है वो कानून का पालन। ठीक है शाहजाद, ठीक है, मैं आपकी बात, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग सब कुछ समझ गया, लेकिन सवाल फिर से मैं आपसे वही पूछूंगा। लेकिन मैं इससे पहले एसडीपीआई से हमारे साथ महासचिव यास्मीन फारूकी जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। कलीमुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, एक रिएक्शन उनसे पहले लूंगा। लेकिन सवाल शाहजाद वही है, आपने तमाम चीजें गिना दी। साल 2007 में, 2006 में सिमी के बैन के बाद 2007 में इस संगठन का अस्तित्व में, यह संगठन आया और 5 साल के बाद इस पर बैन की मांग उठने लगी, यानी कि 2012 से। उस समय यूपीए की सरकार हुआ करती थी, 2014 में एनडीए की सरकार आई। 8 साल से आप सरकार में, और अभी भी अगर आप इफ एंड बट करेंगे तो फिर मंशा पर सवाल होते हैं, क्योंकि पीएफआई का नाम 1-2 गतिविधियों में नहीं, आईएसआईएस से लिंक से लेकर तमाम मामलों में जांच भी चल रही है। तो एक्शन तो लिया जाना चाहिए ना, आखिर इंतजार किस बात का करेंगे? हाँ देखिए, मैं इसका त्वरित जवाब देना चाहता हूं। विवेक जी, आपने अभी कहा कि पहले सिमी थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा, हालांकि लालू और मुलायम ने विरोध किया, पर सिमी फिर पीएफआई में तब्दील हो गई। ये इसलिए होता है क्योंकि सदस्यों पर जब तक बैन नहीं लगता तो सदस्य क्या है, संगठन छोड़ के नया संगठन शुरू करते हैं। ये सरकार है जिसने यूएपीए का कानून मजबूत करके केवल संगठन नहीं, संसद सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगने की प्रावधान को किया। और ये जब प्रावधान लाया गया, आज सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगता है, तब किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी और एमआईएम ने विरोध किया। इनसे पूछे क्यों उन्होंने यूएपीए का उस प्रावधान का विरोध किया जिसमें कि सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाने की आज सरकार के पास क्षमता है और लगा रही है। यास्मीन फारूकी जी मुस्कुरा रही हैं आपकी बात पर। यास्मीन फारूकी जी कुछ कहना चाह रही हैं? यास्मीन फारूकी जी, बहस का विषय यह है कि जब इतनी ज्यादा संलिप्तता सामने आ रही है देश विरोधी गतिविधियों में, तो पीएफआई पर बैन तुरंत होना चाहिए, बहस का विषय है। यास्मीन फारूकी जी। सर, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, इल्जाम लगाना, टिप्पणी करना, उससे जुर्म साबित नहीं होता है। पहले अगर 2007 में बात आई, उससे पहले आई, उसके बाद हुई, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि जुर्म साबित नहीं हुआ। और शहजाद साहब इतने कितने क्लोज पीएफआई के और के हैं कि उन्हें इतनी ज्यादा मालूमात है। क्या कभी उनके फंक्शंस में गए? क्या उनके लोगों के साथ बैठे हैं जो उनके दिल तक में उतरे बैठे हैं? शहजाद पूनावाला साहब, माफी चाहती हूँ, इसको कोई मेरा किसी को तंजिया वो करने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं फिर आप लोगों से, लेकिन फिर आप कवर फायर क्यों कर रही हैं? यास्मीन फारूकी जी, आप पीएफआई के लिए कवर फायर क्यों कर रही हैं? और उसके बाद उनको बात सुन लीजिए पूरी। मैंने 15-15 मिनट तक सबकी बात सुनी है, तो मेरा भी हक है कि मैं भी अपनी बात सुनाऊं। 15-15 साल जेल में रहने के बाद लोग छूट के आते हैं और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। आप पहले से ही शोर मचाने लगते हो, जुर्म साबित नहीं होता और मुल्जिम बना देते हो। नहीं, आप कह रहे हैं, आप शोर मचाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक झा से एक सवाल लेना चाहूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। शोर मचाया जा रहा है, तो क्या 10 साल से सिर्फ शोर मचाया जा रहा है? 2012 से संगठन पर बैन करने की मांग हो रही है। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ हैं। ये 12 साल से 10 साल से सिर्फ शोर की बात हो रही है। पीएफआई की गतिविधियां अगर ऐसी हैं, 2 नाम सामने आ रहा है, और भी मुस्लिम संगठन है देश में, क्यों नहीं उनका जिक्र होता? अभिषेक झा। देखिए विवेक, हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। और इंडिया जैसे फेडरल कंट्री में न ये हिंदू राष्ट्र है, न ये इस्लामिक स्टेट है। हम अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर स्टेट है। कोई भी संगठन, हम किसी स्पेसिफिक संगठन की बात ही क्यों करें, कोई भी संगठन अगर सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्य न करके किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहा हो जहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही हो या कुछ भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हो, तो इसका पक्षधर कौन हो सकता है? इसका पक्षधर कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे संगठन पर उसमें संलिप्त लोगों जो उनके सदस्य हैं या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अभी आपने बिहार का पूरा मसला देखा। बिहार में भी लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है, इतने लोगों पर एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है। हमारी सरकार की पूरी मंशा यही है कि अगर कहीं भी किसी के भी तार ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हों जो लोग समाज में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं, जिनकी मंशा है
कि संविधान की मूल प्रस्तावना, सेक्युलर स्टेट को डिस्टर्ब करना, संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करना, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और ये पूरे देश के स्तर पर होना चाहिए। इसी स्पेसिफिक मैं यही बात कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं अभिषेक, आप जिस एक सुर में विरोध कर रहे हैं, मैं यही बात तमाम मेहमानों से सुनना चाहता हूं, लेकिन वो समर्थन नहीं मिल पाता। कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। ये कवर फायर की बात जो बार बार आती है कलीमुल हाफिज साहब, ये क्यों आती है? और सबसे बड़ी बात, जो बात अभिषेक कह रहे हैं कि अगर ऐसी गतिविधियों में नाम सामने आ रहा है और अभी से नहीं 10 साल से पहले से आ रहा है, तो फिर एक साथ कहिए कि हाँ ठीक है पीएफआई को बैन करो। इसलिए कि झूठ है ये, इसलिए कि झूठ है, साबित नहीं कर सकते, डर रहे हैं। नहीं, यास्मीन फारूकी जी, मैं कलीमुल साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। यास्मीन फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यास्मीन फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ। कलीमुल हाफिज साहब बोलिए। देखिए, मैं विवेक जी, मौसेरे भाई हैं ये। मैं सबसे ज्यादा शहजाद पूनावाला साहब की बात का जवाब देना एक सेकंड, विनोद बंसल जी, कम से कम इस मैं तरह के शब्दों का कहना इस्तेमाल ना करें चाहूंगा प्लीज। मैं आपको कि टोकना चाहूंगा, जो देश ये के- इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कलीमुल जी। नहीं, ये शब्द गलत नहीं है वैसे, समझ की जो बात है। भी देश का जो पहली आतंकवादी घटना हुई जिसने राष्ट्रपिता को गोली मारी, जिसका ताल्लुक आरएसएस से था, क्या उसको मुर्दाबाद कहेंगे शहजाद पूनावाला? शहजाद पूनावाला कहेंगे कि झूठ मत बोलिए, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद का? अगर ये कह दे तो मुझे सुना देना। दूसरी बात, इन्होंने कहा झूठ नहीं बोल सकते, नेशनल चैनल पर झूठ नहीं बोल सकते। महात्मा गांधी विनोद जी, नाथुराम गोडसे ने गोली नहीं मारी? विनोद जी एक सेकंड, क्या नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारी? विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड, एक एक करके मैंने पहले ही आप लोगों से निवेदन किया था, एक एक करके बात करेंगे। महात्मा गांधी ने गोली नहीं विनोद मारी? जी, विनोद जी, हो जाएगा आपको ऊपर। विनोद जी आपकी बारी पर आप बोलिएगा। तो कम से कम बेहुदा विनोद जी, उन्होंने सवाल शहजाद पूनावाला से पूछा। विनोद जी, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। पीएफआई के फ्रंट पर नहीं बैठे आप। विनोद जी एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। बैठे हो यार। विनोद जी मेरी बात सुनिए। विनोद जी मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ही कहा था सब मेहमान एक एक करके बोलेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। कलीमुल जी का सवाल, कलीमुल जी का सवाल शहजाद पूनावाला से, मैं आ रहा हूं उसके बाद। कलीमुल हाफिज, ये कैसे करें? आरएसएस और गांधी का क्या है? सुनने की ये हिम्मत कैसे कह देंगे? ये उसका जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, आप उसके बाद दीजिएगा। विनोद जी आप उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं अब रुक जाइए एक सेकंड। कलीमुल हाफिज, हाँ, आरएसएस पे बैन लगा बाकायदा। उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया आरएसएस पे। अरे बैन लगा, लेकिन आप आरएसएस बैन पे लगा, वो लगा बैन दिया। उठा भी। मैं गलत कह रहा हूं? इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बैन लगा तो अपराधी है वो। हाँ, तो बैन इसलिए उठा, वो 2 कमीशन बैठे, दोनों कमीशन में सबूत उनको के अभाव में। अरे हाफिज साहब ये बताओ, अरे जारी कर दिया, लेकिन नाथुराम गोडसे भैया, हाफिज जी ये बताइए, छोटे भाई का आपको थोड़ा बहुत कलीमुल हाफिज जी, कलीमुल हाफिज जी, क्या ये आपका मौन समर्थन है? एक सेकंड विनोद जी, विनोद जी मुझे डिबेट करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद जी एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, मैं कर रहा हूं ना डिबेट, आप रुकिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। कलीमुल जी, क्या ये आपका मौन समर्थन है या आपकी दलीलें पीएफआई के समर्थन में है? मैं उसके बाद आपके सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला से लूंगा। हाँ, नहीं, मेरा कहना ये है, लॉजिकल बात को समर्थन कैसे जितनी बातें, ये कवर फायर है। ये जितनी बात हमारे शहजाद पूनावाला साहब ने कही, वो ये कहा कि एमआईएम से पूछो, तो एमआईएम उसकी जवाब दे रही है। एमआईएम ये जवाब दे रही है कि एमआईएम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है, किसी भी आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ है। दूसरी बात, जहां चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, सब जगह इनकी सरकार है बीजेपी की, दिल्ली में भी सरकार है, तो इन्हें आखिर टीवी पे डिबेट कराने का इंतजार क्यों है? ये तो खुद एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जहां जहां इन्होंने एक्शन लिया है, ये कोर्ट में उसको साबित नहीं कर पाए, तो इनकी विश्वसनीयता पे सवाल ये निशान लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं, ठीक है, दूसरी तरफ रेडिकलाइजेशन हो रहा है, चाहे स्वामी यति नरसिंहानंद हो, चाहे सुबोध जी महाराज हो, चाहे कालीचरण हो, चाहे वो उसका जवाब देंगे शहजाद पूनावाला, लेकिन आपने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बैन होना चाहिए। शहजाद एक सेकंड, ठीक है, कलीमुल भाई एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके साथ। शहजाद बोलिए। कादरी साहब इसके बाद आऊंगा आपके पास। हाँ देखिए विवेक जी, मैंने पिछले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक प्रूफ के साथ बात रखी थी। विवेक जी कृपया करके हम एक एक करके बोले। नहीं बिल्कुल आप बोलिए। विवेक जी, मैंने ये न्यूज रिपोर्ट, हाँ,
मैंने न्यूज रिपोर्ट के आधार पर, जिसको आप भी अभी गूगल कर सकते हैं, कि ओवैसी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी और कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता क्योंकि वो मुसलमान है, उसको लटकाया गया। अब उसका जवाब देने के लिए एक ऐसा झूठ फैलाया गया कि गोडसे जी, या गोडसे जिसको कहते हैं गोडसे जी, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नेहरू की सरकार थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी और वहां पर दिया गया था कि आरएसएस से कोई उनका लेना देना नहीं था। उसके बाद नेहरू ने आरएसएस को इनवाइट किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने इनवाइट किया गया था, गांधी जी गए थे वर्धा के सेशन में आरएसएस की जहां तक बात है तो वहां पर प्रणब मुखर्जी भी गए थे। तो आरएसएस की तुलना इस प्रकार से करना, क्योंकि आपने पैरवी की याकूब मेमन की, ये संपूर्ण तरीके से गलत है। पहले मुझे बताइए कि क्या ओवैसी का वो बयान कि वो याकूब मेमन को मुसलमान था इसलिए सजा मिली, उसका खंडन करते कि नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद है, एक जमीयत उलेमाए हिंद कमलेश तिवारी के हत्यारों के लिए पैरवी करती है। क्या यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसका खंडन करता है? तीसरी, यास्मीन जी कह रही हैं कि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। यास्मीन फारूकी जी, ये तेलंगाना की पुलिस ने अभी एक हफ्ते पहले 3 पीएफआई के लोगों को पकड़ा, यूएपीए डाला है। क्या तेलंगाना की सरकार भी हिंदुत्ववादी सरकार है आपके लिहाज से? जो केरला की हाईकोर्ट ने कहा है कि एसडीपीआई पीएफआई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये केरला का हाईकोर्ट का फैसला है। क्या केरला का हाईकोर्ट भी जो है वो हिंदुत्व है या वो एक एजेंडे के तहत कर रहा है? हाथ काटने पर 13 लोग पीएफआई के कन्विक्ट हुए हैं प्रोफेसर जोसेफ के। क्या वो भी आपके हिसाब से, वो कोर्ट का आदेश भी जो है वो एक तरीके से क्या टारगेट कर रहा है पीएफआई को, एसडीपीआई? शाहजाद जी, तो मैं आपसे एक्शन तो हो जाना चाहिए ना, अब तो शुरुआत हो जानी चाहिए। पीएफआई का खंडन, मैं आपको वही कह रहा हूं, आप तो इतनी चीजें गिना रहे हैं, आप तो एक्शन लीजिए ना, शुरू कीजिए ना कम से कम काम। एसडीपीआई के अध्यक्ष बिहार के हमारे साथ शमीम अख्तर जुड़ गए हैं। शमीम अख्तर, हर जगह सिर्फ पीएफआई का नाम क्यों आता है? हर चीज में, हर तरह के दंगों में पीएफआई का नाम, आईएसआई से कनेक्शन तो पीएफआई का नाम, लव जिहाद तो पीएफआई का नाम, कानपुर में दंगा तो पीएफआई का नाम, दिल्ली में हिंसा तो पीएफआई का नाम। अरे भाई, ये पीएफआई है क्या? ये सामाजिक संगठन कहां से हो गया? ऐसा है कि अभी हाल ही के दिनों में नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो है प्रोटेस्ट हुए। आपने देखा होगा, कहीं भी प्रोटेस्ट हुआ है। मैं नालंदा से आता हूं बिहार के अंदर, कम से कम वहां पे 50,000 लोग होंगे, कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ। अच्छा, एसडीपीआई ने जहां भी प्रोटेस्ट किया, एक भी सिंगल जगह पे कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ, और मैक्सिमम जो है जगहों पे हमने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन जहां पे एसडीपीआई के अलावा बाकी अदर लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया, वहां पे जरूर फसाद हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं एसडीपीआई को और पॉपुलर फ्रंट को। अभी आप देखिए, आप लोग न्यूज एजेंसी हैं। अभी शहजाद साहब ने कहा कि प्रोफेसर जोसेफ के ऊपर जो है जो मुकदमा हुआ, 13 लोग जो है उसमें कन्विक्ट हुए। वो अधूरी जानकारी जो है जानलेवा होती है। 13 लोगों को हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, बाइज्जत बरी किया है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, जहां तक एज पर माई नॉलेज। बाकी जगहों पे भी जो है आप जाते हैं अदालतों में, लेकिन अदालत की जो है ना अधूरी कहानी को आप पेश करते हैं। वन मोर थिंग, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप लोग न्यूज चैनल के अंदर इमीडिएटली विद इन अ डे जजमेंट दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों है, हाई कोर्ट क्यों है, ये जुडिशरी क्यों है, उसको बंद कर देना चाहिए। आप लोग बैठकर यहाँ पे फैसला सुनाएं। तो दिल्ली से लेकर केरल तक सिर्फ पीएफआई के लोग ही क्यों उठाए जाते हैं? भैया, आप उंगली पे गिन सकते हैं, मैं नाम गिनवाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उंगली पे गिनवाइए, पेपर पे गिनवाइए, कागज पे गिनवाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ दिल्ली से लेकर केरल तक सिर्फ पीएफआई का नाम ही क्यों जुड़ता है ऐसी गतिविधियों से? फिर भी आप काउंटर करेंगे पीएफआई को, चूंकि आप राजनीतिक विंग है पीएफआई के। पीएफआई करता है, हम राजनीति नहीं करते। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं। अरे कौन सा समाज सेवा है जो कि लव जिहाद और इस तरह के मामलों में जाके नाम जुड़ जाता है पीएफआई का? हमारे पास भी डिटेल्स है शहजाद साहब, मैं बताता हूँ। दिल्ली से लेकर केरल तक नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पे जहां भी फसादात होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का हाथ होता है, सारे संघ परिवार का हाथ होता है। आप लोग कभी, मुझे बहुत खुशी होगी, निष्पक्ष तरीके से आप लोग कभी उसके ऊपर, उस मुद्दों के ऊपर बात करें। नुपुर शर्मा ने क्या किया, उस मुद्दों के ऊपर बात करें। आज भी नुपुर शर्मा बरी है, बाहर है, क्यों बाहर है? केरल में किसकी सरकार? विवेक जी, हमारी तो सरकार नहीं है, एसडीपीआई तो किसकी सरकार है? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं आरएसएस, आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। वो हदीस का पन्ना फाड़ोगे क्या आप? क्या कहना चाहते हो आप? अरे नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला ये तो बताइए।
आप अरे, एक पॉलिटिकल विंग है पीएफआई के, अगर आप एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। विनोद बंसल जी, एक सेकंड, वो डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। विनोद जी, आप, विनोद जी, सवाल ये है कि हर जगह सिर्फ पीएफआई का नाम उठते क्यों आता है, और फिर बैन कब लगेगा? अगर गलत है, मैं कहता हूं जो लीगल केस चल रहा है तो कम से कम कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कौन होते बीच में बोलने वाले पुरुष में? आपको सर तन से जुदा करने की परमिशन किसने दे दी? यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जाके आप शाखाओं में जो सीखते हैं वही टीवी डिबेट में बात करते हैं। बताओ ना, आपको क्या आता है सर तन से जुदा करने की? यूनिवर्सिटी से नहीं चलती नूपुर है। शर्मा ने अगर बोला गलत तो हिम्मत है तो बोलिए ना, उस पर डिस्कोर्स करिए, डिबेट करिए। आप बोलिए उसने गलत बोला, क्या वो गलत बोला? आप बोलिए उस पर क्या गलत बोला, एक शब्द बता दीजिए मुझे। नहीं, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है विनोद बंसल जी, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। करता हूँ आपको, ठीक है विनोद बंसल जी, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे क्या हैं। गलत बोला? पीर अली कादरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक सेकंड में आ रहा हूं। पीर अली कादरी साहब, देखिए साहब, अभी हमारे शहजाद साहब ने कहा कि यूएपीए को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने रोकने की कोशिश की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब कि कई ऐसी मुस्लिम नौजवान रहे जिनको केसेस के तहत उठाया गया और उनको बाद में बाइज्जत बरी किया गया। हालिया में सहारनपुर में जुमे की नमाज के पथराव में 8 लड़कों को उठाया गया, उनको फिर बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं साहब, जो कल्पित है आप उनको बराबर उठाइए और उनको सख्त से सख्त आप सजा दीजिए, ताकि हुकूमत और पुलिस का भरोसा कायम रहे। और जहां तक के पीएफआई का सवाल है, एसडीपीआई का सवाल है, एसडीपीआई के तो सदर साहब बैठे हैं, वो खुद अपनी वजाहत दे रहे हैं, लेकिन पीएफआई के बारे में मेरा एक सवाल है उनसे कि साहब जब से ये पीएफआई जन्म ली है, आप देखिए कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आ रहा है, तो इससे आप लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लाम की छवि खराब हो रही है, मुसलमान के नाम खराब हो रहे हैं? ठीक है, शमीम अख्तर जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, शमीम अख्तर जवाब दे रहे हैं। कादरी साहब, मैं पीएफआई का पैरोकार नहीं हूं, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि हमारे गांव में एक कहावत है, निमला का जोरू सबका भोजाई। जो कमजोर होते हैं ना उसे दबाया जाता है, बदनाम किया जाता है। क्या आज पीएफआई का आपका पेरेंट विंग नहीं है क्या? बताओ ना पहले। विनोद जी एक सेकंड रुकिए ना, बोली नहीं ना, शमीम अख्तर को सुन रहे हैं अभी। विनोद बंसल जी एक सेकंड आ रहा हूं। विनोद जी थोड़ा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। शमीम अख्तर बात पूरी कीजिए। आप फिर से वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कमजोर होता है उसको दबाया जाता है। अरे भाई, कौन से कमजोर को दबाया जा रहा है देश में? ये इस तरह की खोखली और बेतुकी दलील मत दिया कीजिए आप शमीम जी, मैं एतराज जाहिर करूंगा इस पे। सच्चाई है तो ये सच्चाई सिर्फ इसलिए चूंकि आपकी दुकान चलती रहे तो ये सच्चाई हो गई, और आप जब सड़क पर उतरेंगे तो बोलेंगे हम फिर सबसे ताकतवर, तो ये नहीं चलेगा ना। आप एक पॉलिटिकल विंग होकर, पॉलिटिकल पार्टी होकर इस तरह के दावे करते, खोखले दावे करते हैं आप। शमीम अख्तर, मैं बता रहा हूं, हमारी दुकान नहीं चल रही है। मैं इंडिया टीवी का मेंबर नहीं हूं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। दुकान आप जैसे लोगों की चलती है, जो आप राजनीतिक दल हैं, आपको वोट चाहिए होता है। आप जब तक मासूम मुसलमानों को जब तक भड़काएंगे नहीं, जब तक बरगलाएंगे नहीं, तब तक आपको आपका वोट नहीं मिलेगा, आपको आपका समर्थन नहीं मिलेगा। और आपको अगर आपका समर्थन नहीं मिला तो आपकी राजनीतिक पार्टी डूब जाएगी। इसलिए दुकानदारी आपकी है, हम कोई दुकान नहीं चला रहे, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी ये दलील अपने पास रखिए। मैं फिर से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि डिबेट को डिरेल मत कीजिए और विक्टिम कार्ड मत खेलिए। बताइए ये बात कि पीएफआई का नाम हर जगह क्यों आता है? मैंने पहले भी बोला कि मैं उसका पैरोकार नहीं हूं, मैं सोशल चलिए ठीक है, शादात पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। आप पीएफआई के पैरोकार नहीं है, शादात पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए विवेक जी, मैं 2 अलग अलग बातें रखना चाहता हूं। पहले एक व्यापक रूप से एक बात करना चाहता हूं। ये बार बार बीजेपी, आरएसएस, विनोद बंसल, विवेक, हिंदू, ये सारे खराब है, ये नैरेटिव बंद होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे शमीम बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, विचार कीजिए, इराक, ईरान, लिबिया, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, कहाँ पर खुशी है, कहाँ पर पीस और अमन है, कहाँ है? और वहां पर तो बीजेपी नहीं है, वहां पर विनोद बंसल नहीं है, वहां पे विवेक नहीं है, वहां पे कोई हिंदू नहीं है आपको परेशान करने के लिए, फिर भी वहां पे क्यों इतनी असहजता है? इसका गहन चिंतन कीजिए। मैं आज प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक भारतीय नागरिक के रूप में, आज जिस देश में आप है, आप औरंगजेब की पैरवी करने चले जाते हो, पर
आप कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद नहीं करते, ये आपकी दिक्कत है। दूसरी बात, बड़े देखिए, ये कहते हैं मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं, मैं एसडीपीआई का हूं। अरे तो भाई मैं जब प्रूफ दिखा रहा हूं, ये देखिए केरल की पुलिस ने कहा है पीएफआई का आईसिस से लिंक, ये 13 लोगों ने कन्विक्ट हुए हैं हाथ काटने के मामले में, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, एनआईए कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था। तो क्यों बचाव कर रहे? कहिए कि पीएफआई इज आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, आपको कहने में क्यों असहजता महसूस हो रही है? तीसरी बात, इनसे पूछे, बाकी सब छोड़िए, जाकिर नायक को आतंकी मानते हैं क्या? ये पूछे शमीम से। और आखिरी में देखिए, याकूब मेमन की पैरवी ओवैसी ने की थी। मैं फिर से वो सवाल दोहरा रहा हूं क्योंकि कलीमुल हाफिज साहब ओवैसी के प्रवक्ता है। ओवैसी का बयान जो था याकूब मेमन की पैरवी करते हुए, क्या उसका खंडन करते हैं या आप मानते हैं कि ये सही था? और यही नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, यही नॉर्मलाइज करना। ठीक है, कलीमुल हाफिज आप पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये जस्टिफाइड है, ये लेजिटिमाइज है, हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, हाफिज साहब जवाब दे रहे हैं। हाफिज जी बोलिए। देखिए, इस वक्त भी आर के सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं और आर के सिंह साहब का पूरा बयान मैं चला सकता हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि समझौता ब्लास्ट, दरगाह ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 8-10 लोग पकड़े गए जिनका ताल्लुक आरएसएस से है। ये सवाल ये है, क्या उनको ये निकालेंगे मंत्रिमंडल से? मैं अभी चला देता हूं, मेरे पास है, बताएं शहजाद पूनावाला साहब, उनको मंत्रिमंडल से निकालेंगे कि वो आरएसएस को बदनाम कर रहे थे और उनको आपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी? मैं इसका जवाब दे देता हूं। जो एसएसपी ने कहा, इसका जवाब दे देता हूं। आरएसएस की और पीएफआई की तुलना की, उसको कहा ले जाएंगे, वो तो इनके सरकार का हिस्सा है। सच बात ये है, ये लोग आरएसएस जो परिवार है, जिसको संघ परिवार कहते हैं, जिसमें वीएचपी आता है, ये वही वीएचपी है जिसने अफरोजुल के हत्यारे शंभू रहगर को कोर्ट में पेश नहीं करने दिया। 4 घंटे तक पूरे उदयपुर हाई कोर्ट को हाईजैक कर लिया और वहां पे तिरंगे की जगह भगवा लहरा दिया। ठीक है, विनोद जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस पर एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं शहजाद से। नहीं, ये कानून की इज्जत करते हैं। मैं आ रहा हूं विनोद जी, इसके बाद शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। ये दोनों लोग यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं संक्षेप में। शहजाद पूनावाला, यही लोग अराजकता फैलाते हैं, यही इन पे बैन पैदा होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। देखिए विवेक जी आपकी डिबेट को 34 मिनट हो गए। मेरा एक सवाल शुरुआत से लेकर अब तक है कि ओवैसी साहब एक सांसद ने याकूब मेमन की पैरवी की, उनको जब मौत की सजा आप भी जवाब दीजिए ना, ये कहते हो आप आर के सिंह साहब को निकालेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड में दे रहा हूं ना, मैं उसी का दे रहा हूं, मैं उसी का। विवेक जी ये एंकर है या आप है? मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं, परंतु मैं दोहरा रहा हूं कि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आरके सिंह के बयान पे आते हैं। आरके सिंह एक ब्यूरोक्रेट थे, एक ऑफिसर थे, उनका आधा बयान दिखाया जाता है। उनके सामने जो पेश किया गया उन्होंने मीडिया के सामने जरूर रखा, परंतु वो जब मामला कोर्ट में गया, उस सरकार की वो कुत्सित मानसिकता थी कि हिंदुओं को फंसाओ। समझौता में मालेगांव में 26/11 तक में फंसाने की मानसिकता थी। याद है आरएसएस की साजिश नाम की किताब निकाली थी दिग्विजय सिंह ने, तो ये मानसिकता थी। परंतु सारे चीजें कोर्ट में जब गई तो एक के बाद एक ध्वस्त हुई और आरएसएस, जिस पर एक भी रुपए का आरोप नहीं लगता, वो सिद्ध हो गया। परंतु ओवैसी साहब ने कोर्ट से कन्विक्टेड याकूब मेमन की पैरवी क्यों की? अब इसका जवाब दीजिए कलीमुल हाफिज जी। हाँ, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ना तो ओवैसी साहब ने कोर्ट में कन्विक्टेड याकूब मेमन की पैरवी की। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि पीएफआई पे आप बैन लगाते हो या इस तरह के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप छोटा बैन लगाते हो कोर्ट में नहीं टिक पाता, तो फिर उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहे? जब आरएसएस का भी आरएसएस का भी आपकी बात को फैक्ट चेक करना चाहते हैं। वो होम सेक्रेटरी थे, वो नॉर्मल ऑफिसर नहीं थे, नॉर्मल ब्यूरोक्रेट नहीं थे, और वो कोर्ट में नहीं टिका। तो यही तो बात हम अब भी कह रहे हैं कि आप सच्चाई पे चलिए। दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देखिए हम दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इस मुद्दे को जाने मत दीजिए। आपके मंच पर झूठ नहीं बोला जा सकता। बोलिए आप विवेक जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विशेष आग्रह करता हूं विवेक जी। हाँ विवेक जी, मैंने न्यूज रिपोर्ट खोल ली है जिसमें की स्टेटमेंट है याकूब मेमन बीइंग हैंग्ड बिकॉज ही इज मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी। पर मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, आप खुद अपने लैपटॉप पे गूगल कर दीजिए ओवैसी ने याकूब मेमन की पैरवी की, हाँ या ना। दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दोनों को 2 मिनट के लिए रख दीजिए स्क्रीन पर, गूगल करके आप कलीमुल हाफिज जी एक छोटा सा जवाब, फिर विनोद जी के पास जाएंगे। बहुत इंतजार कर रहे हैं, आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या? आप तो पीएफआई को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बातें सामने आ रही तो बता दूं कि जी बोलिए कलीमुल जी, बोलिए। उन्होंने तो बयान पढ़ के सुना दिया आपको। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूं हर बात में कवर फायर से बचना चाहिए ना। आपको तो उन्होंने ओवैसी जी का बयान भी पढ़ के सुना दिया, अब आपका जवाब आना चाहिए। उन्होंने आपको नेशनल टेलीविजन पर फैक्ट चेक करके बता दिया। देखिए, मैं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि
ओवैसी साहब की तो कार पे हमला हुआ, उनकी भी जमानत हो गई। अब ये कहेंगे साहब उन्होंने हमला ही नहीं किया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि इन्हीं की सरकार है। क्या लेना देना है? ओवैसी ने याकूब मेमन की पैरवी क्यों की? उसके पीछे हैं। अब ये अपनी जिम्मेदारी से भट नहीं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पीएफआई पर बैन कब होगा। विनोद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कलीमुल जी, आप फिर से आप मामले को डिरेल कर रहे हैं और टॉपिक को दूसरी तरफ ले गए। कलीमुल जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विनोद जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया। पहलू खान की जब हत्या हुई, विनोद जी मंत्री ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए कलीमुल भाई। विवेक जी, मैं इनके जयंत सिन्हा एज केंद्रीय मंत्री कलीमुल हफीज जी मिलने जाते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, दोबारा आऊंगा आपके पास। विनोद बंसल काफी देर से वेट कर रहे हैं। आपका नाम विनोद नहीं है भाई, मैं विनोद बंसल हूँ। कलीमुल जी, मैं विनोद बंसल हूँ यार, सोचिए जरा। जी। अरे भाई हिंदू हूं मैं यार, खुद थोड़ा सा मेरे को भी, अल्पसंख्यक को भी थोड़ा सा समय दे दो यार। मैं कह रहा हूं, देखिए विवेक जी, आपकी डिबेट में किस तरह से रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, फैक्ट अगर किसी के पास नहीं है, तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और विवेक मर जाता है, तो फिर विवेक के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। आप सोचिए ना जी, जब लोगों के पास तब कुछ बोलने को नहीं बचता ना, तो फिर मीडिया पर हमला कर देते हैं, मीडिया के एंकर पर हमला कर देते हैं, फिर आरएसएस को लपेटते हैं, बीजेपी को लपेटते हैं, वीएचपी को लपेटते हैं। अरे भाई, जब आपको आज कुछ बोलने को नहीं है तो मत आया करो डिबेट में यार। और आपको लगता है कि चैनल बायस है तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा आपको, एसडीपीआई को, पीएफआई को, इनको तो मुझे लगता है बुलाना भी नहीं चाहिए, इनको आना भी नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है तो। दूसरी बात ये, अगर कोई एंकर अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न का सटीक जवाब देने के बजाय आप जाए भाई क्यों भागते हो यार? बात खेत की हो रही है, पहुंच जाते खलिहान में। अरे भाई, बात हो रही है कि आपने आतंकवादी को क्यों बचाया, आप कहना कार पर हमला क्यों किया। ये क्या यार, किस तरह की मानसिकता है, मेरी समझ में नहीं आता। अभिषेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हो, और जहां तक विनोद जी किसी को बुलाने नहीं बुलाने की बात रही, देखिए विवेक जी बड़ा गंभीर मुद्दा है, वो फैसला हम कर लेंगे। अभिषेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कलीमुल हफीज एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुद्दा गंभीर है, देश के अभिषेक जी वेट कर रहे हैं, उसके बाद काजी साहब से रिएक्शन होगा। इससे संक्रमित है जी, ठीक है, इसको डीप सैनिटाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, और ये जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ा रहे हैं। अभिषेक जी, क्या बिहार में पीएफआई बैन की प्रक्रिया शुरू होगी? आप जेडीयू के प्रवक्ता है सरकार में। आप ये हमने पहले ही कहा है कि हम एक स्पेसिफिक संगठन को लेकर नहीं चलते। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी संगठन अगर किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि, मैं जवाब दे दूं, ठीक है, जल्दी। कोई भी संगठन और उसके सदस्य किसी भी तरह की एक्टिविटी शामिल है, बिहार में नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्टैब्लिश किया है, किसी कीमत पर हम किसी को भी नहीं देने वाले, और ऐसे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। ठीक है, कादरी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, एक लाइन में। देखिए विवेक साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की जो है इत्तेहाद को बाकी रखना अगर है तो हर दो तरफ हमको करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। जिस तरीके से लुलु मॉल में नमाज का एक अखाड़ा बनाकर जो वहां पर एहतजाज किया गया, ये भी तो कट्टरवाद है। ये कौन सी इंसानियत है? क्या वो सीएम आवाज था, क्या सचिवालय था, क्या था साहब? अगर 4 लोगों ने नमाज पढ़ ली तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे ही हरकतों की वजह से हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरह से पीएफआई का नाम इस तरह की गतिविधियों, देश विरोधी मामलों में जुड़ रहा है, पीएफआई पर एक्शन होना चाहिए, और कब होगा एक्शन इस बात का इंतजार रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।